करेरा हलचल की एक मुलाकात में आपका स्वागत है। राजनीति के सफर में जिन्होंने विधायक जैसे पद को त्याग कर जनता के सामने एक मिसाल की है कि अपने नेता के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, तो आज की मुलाकात में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं करेरा के पूर्व विधायक जसवंत जाटव से। जसवंत जी, करेरा हलचल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो कि अपने पद को त्याग दें, पद से मुंह ना रखें, और आपने ये ऐसा करके विधायक जैसा पद त्यागा है। निश्चित रूप से आपने अपने नेता के प्रति एक सच्ची श्रद्धा अर्पित की है और उनके लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया है। पहला सवाल ये कि राजनीति में आने के लिए शुरुआत आपकी कैसे हुई है? तिवारी जी, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आपके दर्शकों को और क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि हम 2020 की अपेक्षा 2021 में मिले, नई साल में मिले, तो सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं छोटे से ग्राम, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, छितरी का रहने वाला हूँ। छितरी में मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, वहाँ से मैंने शिक्षा भी ग्रहण की। कक्षा 8 तक हाई स्कूल मैंने करई से किया और फिर पूरी शिक्षा दीक्षा करेरा की है। और 99 में मेरे को चुनाव लड़ने का वहाँ मौका मेरे ग्रामवासियों ने दिया। बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था, उनके स्नेह और प्रेम की, और उन्होंने चुनाव में जिताया भी मुझे। पहला चुनाव में जनपद सदस्य का लड़ा 99, और पूरे 5 साल का कार्यकाल बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी जागरूकता के साथ मैंने करने का प्रयास किया। उस समय मेरे जनपद के अध्यक्ष भाई राजेंद्र रावत जी थे, मैं जनपद सदस्य था। फिर मेरे को 2004-05 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं जिला पंचायत भी लड़ा और समाज क्षेत्रवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं करीब 3000 वोटों से विजयी हुआ। तो ये मेरी शुरुआत। तो कहा जाता है कि राजनीति में जो लोग आते हैं, अधिकतर छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति से वो राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो कोई ऐसा वाकया हो जब आप पढ़े हैं, छात्र राजनीति में आपने कोई कदम उठाया हो, वहाँ से राजनीति की शुरुआत की हो? मुझे जैसा ध्यान है कि पंचायती राज की स्थापना हुई और मेरी ग्राम पंचायत पहली बार एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई उसी वक्त। और उस समय मेरे ही गांव की, मेरी जो रिश्ते में चाची लगती थी, श्रीमती राजूबाई प्रकाश खटीक, वो वहाँ की सरपंच निर्वाचित हुई। उस समय मैं बिल्कुल राजनीति से जुड़ा नहीं था, लेकिन राजनीतिक लोगों के साथ में उठना बैठना आना जाना था। तब मुझे ऐसा लगा कि लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति में आके भी हम आगे काम कर सकते हैं अपने ग्राम के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो उस समय मेरे को लगा कि जब राजू भाई खटीक सरपंच यहाँ की बन सकते हैं, तो मैं भी जनप्रतिनिधि बन सकता हूँ। वो मेरा पहला वाक्य था। रिजर्व अनुसूचित जाति के लोगों को चुनने का पहली बार मैंने मेरे जीवन में मैंने देखा कि रिजर्व सीट पर अनुसूचित जाति के लोग चुने जाते। वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर मैंने बताया कि 98 और 99 में जनपद सदस्य रिजर्वेशन हुए, जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा। 2004-05 में मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। उसके बाद में 2011 में मैं सिंचाई संस्था अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वो जीता, और वो जनरल सीट से जीता। फिर मैं, मेरे ग्रामवासियों ने कहा कि अब चूँकि आपको ही लड़ना पड़ेगा, वो मुझे लड़ाया भी क्षेत्रवासियों ने और मुझे चुनाव जिताया भी, और तीसरी बार मैं निर्वाचित हुआ सिंचाई संस्था अध्यक्ष के लिए। जब तक मैं आप जैसे अच्छे लोगों से, क्षेत्रवासियों से मिल बैठ के आदान प्रदान हो चुका था, अच्छा वातावरण बन चुका था, लोगों में एक सम्मान की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि में पैक्ट बना चुका था। और हम ऐसे 26 सिंचाई संस्था के लोग शिवपुरी जिले से चुने गए, जिसमें उनका यूनियन का मुझे अध्यक्ष भी चुना गया शिवपुरी जिले से। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
कहीं ना कहीं कोई एक घटना ऐसी होती है जिसके पीछे लोग अपना करियर तय करते हैं कि हमें जॉब में जाना है, राजनीति में जाना है, या अन्य कोई चीज़ जिसको हमें स्वीकार करना अपनाना है। तो ऐसा कोई वाकया रहा हो राजनीति में आने के पीछे आपका? मैंने बताया था मेरा तो जो संवैधानिक अधिकार आरक्षण का मिला है वो लोकतांत्रिक तरीके से अनुसूचित जाति के लोग भी चुने जा सकते हैं और विभिन्न पोस्टों पर चुने जाते हैं। उस समय मेरे को समझ नहीं थी, मैं बताया ना आपको। तो वही मेरा वाकया था और सदैव ऐसा लगा कि यार हमको भी राजनीति के माध्यम से क्षेत्र की विकास और प्रगति में हाथ बटाना चाहिए। राजनीति में हमको अपने आप को आजमाना चाहिए, लोगों की भलाई के काम करने का मौका, क्योंकि राजनीति वो चाबी है जैसे सभी प्रकार के ताले खोले जाते हैं। आपने पता पूरा शासन प्रशासन सब राजनीति के से ही संभव है। अच्छा, हर किसी का एक आदर्श होता है, जैसा अगर कहें तो आप सिंधियानिस्ट माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो या उनके पिता माधवराव सिंधिया की बात हो, आप ने शुरू से उनको लगभग अपना आदर्श माना है। तो क्या कहेंगे, सिंधिया जी से आप प्रभावित कैसे हुए थे? तिवारी जी, मैं 2004 के पहले बहुजन समाज के लोगों को सपोर्ट करता रहा और 2004-5 में मैं जिला पंचायत सदस्य बनकर मैं माननीय हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलने का मुझे मौका मिला। और जब उनके गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद बन चुके थे और उनके जब विकास और प्रगति को देखा, उनकी जनता के प्रति जो जवाबदेही अपन ने देखी, जनता के दिलों में कैसे राज करते, जब उनको ऐसा देखा कि वो इतने बड़े परिवार से होकर भी जनता की सेवा के लिए महीने में 3-3 दिन दौरा करते हैं, क्षेत्र का इतना लंबा दौरा करते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे नेता के साथ हमको जुड़ने की ज़रूरत है। और ये नेता केवल गुना संसदीय क्षेत्र का नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग व मध्य प्रदेश के नेतृत्व करने की क्षमता इस आदमी के अंदर है। और तब मैं माननीय सिंधिया जी से जुड़ा। अच्छा, ये जनपद अध्यक्ष बने हैं आप, सिंचाई संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे हैं, और एक मौका जब भी आया, ऐसा भी आया था कि जब सिटिंग विधायक का टिकट काट के आपको उम्मीदवार बनाया गया था, तो वो क्या अवसर था और ऐसा हुआ क्यों? देखिए, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और श्रीमंत सिंधिया जी के एक सिपाही के रूप में लगातार काम करता रहा। मैं जैसे ही हमारी करैरा विधानसभा आरक्षित हुई 2007 में, 2008 से टिकट मांग रहा था, मुझे 2008 में टिकट नहीं मिला। तो मैंने अपने नेता के प्रति या पार्टी के प्रति कोई नाराज़गी व्यक्त नहीं की, मैं निरंतर उसी रास्ते पर चलता रहा। 2013 में मैंने टिकट मांगा लेकिन नहीं मिल पाया। माननीय पूर्व विधायक शकुंतला खटीक जी को टिकट मिला और वो विधायक भी बनी, लेकिन मैंने अपना रास्ता नहीं बदला। मैंने श्रीमंत सिंधिया के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए, उनका जो आदेश हुआ उसका आदेश का पालन करते हुए, पार्टी गाइडलाइन पर चलते हुए, महाराज को फॉलो करते हुए हम चले। और निरंतर मन में था कि निश्चित ही कभी न कभी जब हम सच्चे मन से प्रयास करेंगे और हमारे अंदर जब क्षेत्र के प्रति, क्षेत्रवासी के प्रति एक तड़प होती है, एक ललक होती है जुड़ने की, उनके जीवन में हम कोई बदलाव ला पाएँ, तो उसको लेकर के जब हम चलते हैं तो निश्चित ही कोई सफलता मिलती है। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा श्रीमंत सिंधिया जी का कि उन्होंने 2018 में मुझे टिकट भी दिलवाया, और धन्यवाद करना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों का कि उन्होंने मुझे चुनाव में विजय भी दिलवाई और मैं विधायक बना। तो 2018 में आप विधायक बने, लेकिन काफ़ी कम वक्त मिल पाया आपको, क्योंकि 18 में विधायक बनने के बाद शायद 18 महीने आप विधायकी कर पाए। एक दौर ऐसा आया कि अपने नेता के लिए सब कुछ आपने निछावर कर दिया, तो वो पल क्या था और ये सारी जो घटनाक्रम घटा है इसके बारे में भी थोड़ा हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं आप। 2018 में चुनाव जीतने के बाद पूरा का पूरा वाकया, पूरी की पूरी जो मेरा जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, वो सब आपके सामने है। आपने 2018 का चुनाव भी फॉलो किया है और 2020 का भी आपने फॉलो किया। 2018 में विधायक बनने के बाद जो मेरी इच्छा थी कि मैं क्षेत्र की सेवा करूं, जनता की समस्याओं का हम समाधान करें, और मैं कह सकता हूं कि उसमें मैं सफल हुआ हूं।
मैंने निरंतर कंटिन्यू क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान भी किया है। इस क्षेत्र में कैसे विकास हो सकता है उस मुद्दों पर भी केवल विचार नहीं किया, उनको धरातल पर उतारने का भी काम किया है। इसके लिए मैं माननीय सिंधिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि निरंतर उनका सहयोग, निरंतर उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा और यहाँ पर कई काम क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो अधोसंरचना के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी, चाहे वो करेरा नगर का कार्य हो, चाहे मंगरौनी की नगर पंचायत हो, चाहे नरवर में आपके नगर पंचायत के कार्य, मैं निरंतर आवाज़ उठाई। वो आवाज़ केवल नहीं उठाई, उनको धरातल पर लाने का काम मैंने किया। मैं अपने जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल मुझे मिला उससे मैं अपने आप में अभिभूत हूँ कि मैं ये कर पाया और उस कार्यकाल के आधार पर हम पीछे नहीं हटे हैं। उस कार्यकाल में जो हमने परिकल्पना की थी, जो आशा और उम्मीदें क्षेत्र में विकास और प्रगति की थी, उनको हम पूरा भी करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से देखने में आया कि पिछले इतने साल गुजर गए हैं, कई विधायक यहाँ रहे हैं, लेकिन जितना इन 18 महीनों में या 15 महीनों में जो काम हुआ है निश्चित रूप से वो दिखता भी है। और क्या माना जाए कि अब जो विकास का काम यहाँ शुरुआत हुई थी, अब चूँकि वर्तमान में जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के विधायक नहीं हैं, तो क्या विकास का पहिया यहाँ थमेगा? नहीं, विकास का पहिया बिल्कुल नहीं रुकेगा। यहाँ पर विकास निरंतर होता रहेगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय सिंधिया जी की सरकार है। और जब सरकार हमारी है, चूँकि सरकार में मैं एक भले ही पूर्व विधायक मेरे को मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारी ड्यूटी बनती है और ये ड्यूटी हम मेरी है कि मैं सरकार का यहाँ पर प्रतिनिधि हूँ, सरकार का नुमाइंदा हूँ, और मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र में जो विकास की शुरुआत हमने की थी उसका पहिया नहीं रुकना चाहिए। अगर विकास का पहिया नहीं रुकना चाहिए, लेकिन हाल ही में आपके प्रयासों से जो चुनाव से पहले नगर पंचायत को राशि मिली थी, बड़ी राशि सब्जी मंडी के लिए और तालाब के लिए भी राशि मिली थी, ये 6 करोड़ रुपए यहाँ से वापस किया है। इस पे क्या कहेंगे, ये पैसा वापस क्यों हुआ है? देखिए, ये राशि जो अभी उपचुनाव हुए थे उसके पूर्व में स्वीकृत हुई थी, और ऐसे सिंचाई के क्षेत्र में करीब 7 स्टॉप डैम भी हमारे स्वीकृत हुए हैं, उनके भी टेंडर हो चुके हैं। चूँकि राशि आ चुकी थी, लेकिन कार्य प्रारंभ नगर पंचायत स्तर पर जो भी एजेंसी को काम करना था वो प्रारंभ नहीं कर पाए। और जहाँ जहाँ अप्रारंभ कार्य हैं पूरे प्रदेश में, केवल करेरा में नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ कार्य प्रारंभ नहीं कर पाए और राशि पड़ी है, तो आज आप देखेंगे कि 2020 बहुत ही तकलीफ़ों भरा साल रहा है क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए। लोगों की आय घटी है, सरकार के पास राजस्व नहीं इकट्ठा हो पाया है, तो हम लोगों की अच्छी सरकार, एक अच्छा सुशासन कैसे दे पाएँ? जो राशि आज शासन के खाते में पड़ी है उसका दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। कार्य निरस्त नहीं हुए, आपको जानकारी हो, ना ही तो सब्जी मंडी जो सैंक्शन थी वो निरस्त हुई है, ना ही कोई तालाब निरस्त हुआ है, ना कोई स्टॉप डैम निरस्त हुए हैं। जो कार्य योजना थी, चाहे वो यहाँ करेरा में बस स्टैंड बनाना हो, बस स्टैंड बनेगा, दिनारा को नगर पंचायत बनाना हो, दिनारा नगर पंचायत बनेगी। ये सारे कार्य होना है। केवल राशि वापस ले लेना, राशि वापस इस वजह से नहीं ली गई कि हम यहाँ कार्य नहीं कराएंगे, राशि वापस इसलिए ली गई कि तत्काल में शासन उस राशि का सदुपयोग कर पाए। यहाँ पैसा पड़ा था, और केवल यही नहीं पड़ा था, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से जहाँ भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं वहाँ से भी पैसा वापस लिया, कई जगह से। जो कार्य प्रारंभ नहीं कर पाए, अप्रारंभ कार्यों का पैसा वापस शासन ने लेकर के, और जब भी इस कार्य को प्रारंभ करेंगे वो राशि जारी कर दी जाएगी। लेकिन जनता का मानना तो यही है ना कि चुनाव जैसे ही यहाँ की सीट बीजेपी हारी है, या ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर की एक सीट हारी है, उन 2 सीटों से ही पैसा सरकार ने वापस लिया है। तो जनता के दिमाग से ये चीज़ कैसे हटाएंगे कि विकास यहाँ होगा, जो पैसा क्या है वापस लेके आएंगे आप? ये जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? भैया, तो जनता को
स्वीकार करना ये जनता का फैसला है। और जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है और जनता का फैसला सबको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को, मतदाताओं को, कि उन्होंने अभूतपूर्व समर्थन मुझे दिया। नंबरों के आधार पर हम भले नहीं जीत पाए, लेकिन हम अपनी पार्टी का वोट बढ़ाने में 15,000 वोट बढ़ाने में सफल हुए। और 2 पार्टी का वोट इकट्ठा हो जाना ये जीत का एक अनूठा उदाहरण यहाँ पर मिला है। अन्यथा की दृष्टि में तो हम जीते ही हैं। और फिर मैं तो ये कहूँ कि प्रदेश में आज हमारी सरकार है, हमारी शासन है, हमारा प्रशासन है। और रही बात यहाँ के विकास कार्यों की, जो पैसा गया है जनता को भरोसा दिलाने की, तो मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। और मैंने सदैव जनता को भगवान मानकर, जनार्दन मानकर उनकी सेवा करने का प्रयास किया है। मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को, मतदाताओं को, सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप कतई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा वापस गया है वो पुनः वापस आएगा। और मैं आपका सेवक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते आपके विकास में कोई कमी नहीं आने दूँगा। एक बात ये भी है कि अब चूंकि बात चाहे कर्रा की हो, आपकी हो, या इमरती देवी जी की बात हो, कहीं ना कहीं ये चर्चा भी आ रही है कि इसकी भरपाई भी कहीं ना कहीं की जाएगी, कहीं निगम में, मंडल में। तो आगे कोई ऐसी रणनीति है क्या कि भविष्य में कुछ इसकी पूर्ति की जा रही हो, तो इसके लिए प्रयासरत भी हो? इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये प्रश्न उठाया। चूँकि ये रणनीति बनाने का या इस रणनीति पर चलने का हमारा काम नहीं है। मैंने कहा ना कि हम तो पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। जनता की सेवा करेंगे, क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान कराएंगे, शासन स्तर से हो चाहे प्रशासन स्तर से। रही बात निगम मंडलों की नियुक्तियों की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निजी अधिकार है। वो सरकार में किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, मैं श्रीमद् महाराज साहब का फैसला है। महाराज और मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वो होगा। ऐसी जो खबरें आती हैं वो आपके द्वारा सुनी जाती हैं। ये बात सही है कि हम लोग आशान्वित हैं कि ऐसे फैसले आएंगे। आशा से आसमान टिका है, ये कहावत है, और हम चाहेंगे कि ये कहावत आपके साथ चरितार्थ भी हो। एक चीज़ और देखी गई कि अभी तक जो भी यहाँ सिटिंग एमएलए रहे हैं, जो भी रहे हैं, प्रशासनिक रूप से जो कसावट आप लेके आए हैं, बाकी उससे पहले शायद बिरले ही लोग होंगे जिनके कार्यकाल में ये कसावट रही है। तो इसके पीछे क्या था, कैसे ये कसावट आपने कर पाई है? क्योंकि जब कसावट होती है काम तभी होता है। देखो, इसके पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ केवल आपकी जवाबदेही आपको ये सब कुछ कराती है। जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आता है, मुझे भी मेरे क्षेत्रवासियों ने विधायक के रूप में चुना, मेरी जवाबदेही बनती थी। शासन, सरकार और जनता के बीच की कड़ी होता है प्रशासन। जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि शासन की योजना का बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो, ये डिसाइड वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि कराते हैं, वो प्रशासन उनको तय करता है। मैंने पूरे अपने प्रशासनिक अमले को बाकायदा बराबर विधायक बनते ही निर्देश दिए थे कि हमें जनता की सेवा पूरे मन से करना है, खुले मन से करना है, खुले मंच से भी करना है, और हमें नियमों का पालन भी कराना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने परगने के प्रशासनिक अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को। उन्होंने पूरे मन से जनता की सेवा की और केवल जवाबदेही और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, सब उसमें हम सफल हुए। अच्छा, राजनीति में जैसे आप आए हैं, मैं चुनाव में ये भी देखा, पिछले जो चुनाव की अगर बात करें, उपचुनाव की, तो उसमें पारिवारिक सहयोग जो आपको मिला है, आपका जो बेटा है पुष्पेंद्र, वो कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के बराबर आपके साथ रहा है। क्या मानते हैं, बेटे को राजनीति में अग्रसर करने का ये सीढ़ी है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम राजनीति में हैं और कोई चुनाव वगैरह या कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं,
कोई बड़े प्रयोजन होते हैं तो उसमें परिवारजनों की, मित्रजनों की, सबकी सहयोग लिया जाता है। और उसी सहयोग के भाव से हमारा बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, मेरे मित्र हों, परिवार के लोग हों, सब ने सहयोग की मतलब अपना अपनी आहुति दी है, अपना अपना सहयोग किया है पार्टी के प्रति काम करते हुए और चुनाव में काम किया। आगे की रणनीति क्या होगी? लोगों से मेल मिलाप, लोगों के पास जाना ताकि उनसे एक सतत संपर्क बना रहे, उसके लिए कुछ रणनीति आपने तय की है? क्योंकि पिछला जो 18 महीने का आपका कार्यकाल रहा है, लोगों से लगातार लगाव तो रहा ही है, काम भी किया है, लेकिन आगे सतत इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए और क्या रणनीति तय की है? बिल्कुल से अच्छा प्रश्न किया आपने। इलेक्शन बीतने के बाद मैं कई गांव का दौरा भी कर चुका हूं, लेकिन आने वाले समय में और मैं सतत क्षेत्र का दौरा भी करूंगा, गांव-गांव जाकर समस्याओं के बारे में जानना, उनका समाधान कराना मेरी ड्यूटी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की ड्यूटी है और कार्यकर्ता के नाते मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को पुनः ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने अपना जो अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, अपने बेटा, अपने सेवक जसवंत जाटव को दिया है, उसमें आपको कतई निराश नहीं किया जाएगा। आपको निराश नहीं होने देंगे। आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा और इस क्षेत्र की प्रगति और विकास को हम रुकने नहीं देंगे। तो भावी पीढ़ी जो अब राजनीति की आने वाली है, क्योंकि अधिकतर राजनीति में ये देखा जाता है कि आदमी जो आता है वो सेवा भाव से कम बाकी अर्थ के वजह से ज़्यादा आता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या प्रमुखता होनी चाहिए राजनीति में आने के लिए? क्योंकि जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ सेवा उतना नहीं दिख पाती। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि राजनीति के माध्यम से पैसे बनाने का कोई रास्ता है। राजनीति के माध्यम से हम जो भाव लेकर आते हैं सेवा भाव का, वो सेवा भाव ही रहना चाहिए और राजनीति के माध्यम से सेवाएं की जा सकती हैं, ये चरितार्थ होता है। सेवाओं के माध्यम से राजनीति की जाती है, ये भी चरितार्थ होता है, लेकिन राजनीति के माध्यम से पैसे का बोलबाला हो जाए, ये चरितार्थ तो है नहीं। तो ये कभी चीज़ देखने में ये आई है कि वर्तमान में जो विधायक जीते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैप्चर किए गए हैं कुछ लोगों के हाथों से, कहीं मीटिंग में देखें या कोई दूसरी और भी मौके से देखने को मिलते हैं। ऐसा कहीं आपको भी सुनने में मिला हो या चर्चा में कहीं आया हो, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो नए नवनियुक्त विधायक बने, मैं उनको अपनी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जिस दायित्व के लिए उनको चुना गया है, जो अपेक्षाएं लोगों ने उनसे की हैं, उन पर वो खरा उतरें। ईश्वर उनको शक्ति दे, साहस दे कि वो उन अपेक्षा को पूरा करें, जनता की सेवा कर पाएँ। हाँ, जो भी आपके द्वारा प्रश्न उठाया गया कि वो किसी और के चंगुल में हैं, कसावट में हैं, तो मुझे ऐसा लोग बताते रहते हैं कि उनके साथ में मीटिंगें भी कोई अदर लोग ही अटेंड करते हैं। अपनी अपनी कार्यशैली है, उनका अपना तरीका है, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि जिस अपेक्षा और उम्मीदों के साथ लोगों ने उनको चुना है, वो अपेक्षाओं पर खरा उतरें। ये थे पूर्व विधायक जसवंत जाटव, जिन्होंने आखिरी सवाल को बड़े साफगोई से टाला है, यह कह के कि अपनी अपनी कार्यशैली है। अगली एक मुलाकात में नए सक्सेस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, कर्रा हलचल।